गरीब बहू की जादुई चूड़ियां। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, नीली पीली चमकीली चूड़ी। बाजार के नुक्कड़ पर बैठी वो गरीब बहू चूड़ी से भरी टोकरी की ओर इशारा करते हुए औरतों को बुलाहट दे रही थी। बहती हुई बर्फीली बयान ने पूरे बाजार को अपने आगोश में समेटे हुए था। ऐसे में फाल्गुनी के शरीर पर सिर्फ फटी पुरानी सूती की साड़ी थी, जो चीख चीख कर उसकी गरीबी का बयान दे रही थी। सांझ ढलते ही बाजार बंद होता देखकर वो चूड़ियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ती है कि उसके कदम माता के मंदिर के बाहर रुक जाते हैं। वो मंदिर में आकर माता को चढ़ावे में चूड़ी चढ़ाती हुई बोलती है, माफ करना माँ, मगर इस मजबूर मनिहारन के पास चढ़ावे में चूड़ी चढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं माँ। आप तो जगत जननी हो, अपने भक्तों का हर दुख हरती हो। मेरे भी गरीब घर पर दया दृष्टि करो माँ। फाल्गुनी मां अम्बे से अपने टूटे मन की बातें खोलकर कहती थी। वो घंटों वहां बैठी आंसू बहाया करती और फिर झूठी हंसी के पीछे अपना हाल छिपाकर घर आती। आज फिर फाल्गुनी का मन चिंता में घुले जा रहा था। पूरे दिन भर में सिर्फ 50 रुपए की चूड़ियां बिकी है। आज के महंगाई भरे दौर में आटे दाल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि एक गरीब का जीवन इसी गुत्थी में उलझ कर रह गया है कि क्या कमाए और क्या खाए। फाल्गुनी सुध बुध बिसराए खुद से बात करते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे जमीन पर पड़ा पत्थर दिखाई नहीं देता और ठोकर लगने की वजह से चूड़ियों से भरी टोकरी सड़क पर बिखर कर चकनाचूर हो जाती है, जिसे देखकर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू उतर आते हैं। हे माँ, ये क्या हो गया? मेरी सारी की सारी चूड़ियां टूट गई। अब इस आखिरी 50 रुपए में मैं अपने बाल परिवार का पेट पालूं या चूड़ी खरीदूं? और फिर इतने कम पैसों में चंद चूड़ियां ही आएंगी। माँ जी और बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। फाल्गुनी अपने चेहरे पर छाई उदासी को छिपाकर बनिए से राशन लेकर घर आती है और उसकी सास जानकी उससे कहती है, अरे बहू, तू आ गई। बंटू और पिंकी कब से तेरी बाट जो रहे थे और तेरी चूड़ियों की टोकरी कहाँ है? अब माँ जी को क्या बताऊं कि बची कुची आखिरी उम्मीद भी सड़क पर टूटकर बिखर गई। वो आज चूड़ियों का बाजार अच्छा था, इसीलिए सारी चूड़ी बिक गई और टोकरी मैंने फूल वाले की दुकान पर रख दी। माँ, जल्दी से कुछ खाना बना दो ना, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। फाल्गुनी झटपट से दाल और रोटी बनाकर अपनी बूढ़ी सास और बच्चों को खिला देती है, मगर चिंता के मारे एक भी निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतरता। बहुत रोते ही वो भागती हुई बगल में बसे अपनी जेठानी के घर का दरवाजा खटखटाती है, जिसमें से सिलिकॉन की साड़ी पहने हुए जसिका बाहर आकर उखड़े स्वर में कहती है, फाल्गुनी, तुम क्यों आई हो मेरी दहलीज पर? जेठानी जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी सारी चूड़ी सड़क पर तितर बितर हो गई। मेरे पास इतनी भी जमा पूंजी नहीं बची कि दोबारा चूड़ी खरीद सकूं। वादा करती हूँ, बहुत जल्द आपकी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगी। अरे, मेरे घर में क्या खैरात बट रही है? मेरे पास इतना फ्री फोकट का पैसा नहीं जो तुझ जैसी 2 कौड़े की देवरानी को दूं। चल फुट यहाँ से। इस तरह जसिका उस गरीब बहू पर अपनी रईसी का गुबार बरसाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फाल्गुनी मदद की आस लिए हर सूदखोरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिस कारण फाल्गुनी हिम्मत हारकर भागती हुई माँ अम्बे के मंदिर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों हमें माँ, क्यों? अपनी भक्त फाल्गुनी के लिए मदद का हर एक फाटक बंद क्यों कर दिया? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ माँ? फाल्गुनी के ऐसा कहते ही माँ अम्बे प्रतिमा से बाहर प्रकट होकर कहती हैं, फाल्गुनी, अश्रु पोंछ लो बेटी, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों का दृष्टांत दूर होने जा रहा है। ऐसा कहते हुए माँ उस गरीब बहू को रंग बिरंगी चमचमाती चूड़ियों से भरी हुई एक फूलों से सजी टोकरी देकर कहती हैं, फाल्गुनी, तुम मेरी सच्ची आराधक हो। तुम्हारी भक्ति भावना से मेरा मन हर्षित हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई चूड़ियों से भरी हुई टोकरी देती हूँ। तुम जितनी चूड़ियां बेचोगी, ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तथास्तु। इतने के बाद माँ अम्बे मूर्ति में समा जाती हैं
और फाल्गुनी जादुई चूड़ियों को बेचने निकल पड़ती है। तभी रमैया नाम की एक औरत उससे बोलती है, अरे ओ चूड़ी वाली, अरे तनिक ठहरो दादा। कहो चाची, कौन सी चूड़ी दिखाऊं? नीली, पीली, हरी, गुलाबी? ई हमारी बिटिया है बिंदिया, 2 ही दिन बाद इका बिया है। देखा थी हो, इका रंग पक्का है, इसीलिए चटक रंग की चूड़ियां दिखाना। फाल्गुनी बिंदिया को जैसे ही जादुई चूड़ियों की ढेरी में से पीले रंग की चूड़ियां पहनाती है, बिंदिया के शरीर का काला रंग गायब हो जाता है और वो गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत हो जाती है। ये देख बिंदिया बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, ये कैसी जादुई चूड़ियां हैं जो कलाई में पहनते ही मुझे मेरे काले रंग से छुटकारा मिल गया। अरे वाह रे मणिहारन, चूड़ियां तो जादुई जान पड़ती है। हमारी बिटिया की जात ही बदल दी, आज हमरा जिया झूम उठा है। जादुई चूड़ियों से बिंदिया का बदला खूबसूरत चेहरा देखकर रमैया खुश मन से उस गरीब बहू को एक बड़ी रकम देती है। हर दिन के साथ वो गरीब बहू अपनी जादुई चूड़ियों के लिए गांव-गांव में छा जाती है, जिसके चलते उसकी चूड़ियों की बिक्री भी बढ़ती जाती है। अरे बहू, जरा एक बात बता, हर दिन के साथ तेरी चूड़ियों की बिक्री आकाश छू रही है, फिर भी टोकरी की चूड़ियां कम क्यों नहीं होती? क्योंकि माँ जी, ये सभी की सभी जादुई चूड़ियां हैं। ये देखिए, मैं इनमें से जितनी चूड़ी निकालूंगी ये उतनी ही बढ़ती जा रही है। अरे ये तो कमाल ही हो गया। जादुई चूड़ियों की बिक्री से उस गरीब बहू के घर पर छाई गरीबी का बदरा छटने लगता है और वो बहुत जल्दी से बड़े से घर की नींव रखती है। फिर एक दिन जब फाल्गुनी अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में खड़ी थी, तभी कलिका नाम की एक काली बदसूरत लड़की उसके पास आकर हिचकते हुए कहती है, सुनो बहन, क्या तुम ही वो जादुई चूड़ी वाली हो जिसकी चूड़ियां कलाई में पहनते ही इंसान खूबसूरत हो जाता है? हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? क्या तुम अपनी जादुई चूड़ियां मेरी काली कलाइयों में पहनाओगी? मगर बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे की परवाह मत करो, बस अपनी हथेली आगे बढ़ाओ। जैसे ही फाल्गुनी कलिका के हाथों में जादुई चूड़ियां पहनाती है, वो सिर से लेकर पांव तक अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारी जादुई चूड़ियों ने तो मेरे काले बदसूरत चेहरे की काया ही पलट दी। शुक्रिया। ऐसे ही वक्त बीतता है और जसिका को जादुई चूड़ियों के राज का भनक लग जाती है। तो ये सारा चक्कर जादुई चूड़ियों का है, जिससे मेरी 2 कौड़ी की देवरानी रईस हो गई है, काले लोगों को गोरा बना रही है। आज रात मैं भी एक चूड़ी तो चुरा ही लाऊंगी। जसिका उन जादुई चूड़ियों के लिए ताक लगाई रहती है और एक रात एक चमकती हुई चूड़ी चुराकर अपने घर ले आती है। इस जादुई चूड़ियों को पहनकर मैं और भी ज्यादा सुंदर और गोरी चिट्टी हो जाऊंगी और फिर मेरे आगे सभी फीके लगकर पानी भरेंगे। जैसे ही जसिका लालचपन के साथ वो चूड़ी पहनती है, उसका रंग सिर से पांव तक कोयले जैसा बन जाता है, जिसे देखकर वो भागती हुई फाल्गुनी के पास आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी छुपे ये चूड़ी चुराई थी। मैं और ज्यादा बदसूरत हो गई, मुझे बदसूरती से बाहर निकालो। बेशक मैं और आनंद यही रहेंगे। जैसे ही फाल्गुनी जसिका के हाथों में पहनी चूड़ियों को तोड़ती है, उसका जादू टूट जाता है और जसिका का रंग रूप लौट आता है। इसीलिए कहते हैं जेठानी जी कि लालच बुरी बला है। किसी के सामान को बगैर इजाजत के छूने और चुराने का हश्र ऐसा ही होता है। सोचा नहीं था कि लालच का सबब ऐसा होगा। अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसी के साथ गरीब बहू की जादुई चूड़ियों की कहानी यहीं अल्प विराम लेती है। वो गरीब बहू आज भी अपनी जादुई चूड़ियों से गांव-गांव में औरतों की टोली से लेकर लड़कियों के लिए चहेती बनी हुई है। आजमगढ़ गांव में रहने वाली शारदा देवी के 2 बेटे थे, जितेंद्र और अनुज। जितेंद्र की शादी शहर में रहने वाली जानवी से 6 महीने पहले हो चुकी थी। एक दिन की बात है, शारदा सवेरे सवेरे घर में सफाई कर रही थी, तभी कांता वहां आती है। हायरी शारदा, ये क्या, बहू होने के बावजूद तू क्यों इस झाड़ू झंझट के झमेले में पड़ी है? तेरी शहरी बहू काम काज नहीं करती क्या? अरे शहर में कभी काम किया होता तो करती ना। सारा दिन अपने बाप के दिए बेड पर पलंग तोड़ने की परंपरा निभाती है। जब से बहू बनकर आई है, मजाल है जो एक तिनका भी उसकाया हो। अरे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तू एक काम क्यों नहीं करती? अपने दूसरे अनमोल रतन की शादी कर दे।
और अब की बार गरीब घर की बेटी को बहू बनाइयो, क्योंकि वो कामकाजी और 36 गुणों से भरी होती है। लो, बातों बातों में तो मैं भूल ही बैठी, बहू के मायके से मिठाई आई है, उसका बायना बांटने आई थी। ये ले, अच्छा चलती हूँ। कांता की बात शारदा के मन में घर कर जाती है और वो अपने दूसरे बेटे अनुज की शादी के लिए 36 गुणों से भरपूर गरीब घर की लड़की की खोज में निकल पड़ती है, जो कि दिव्यानी पर खत्म होती है। और कुछ ही दिनों में दिव्यानी और अनुज की शादी हो जाती है। जैसे ही दिव्यानी ससुराल में कदम रखती है, तभी उसकी जेठानी हंसी उड़ाते हुए बोलती है, ओ गॉड माँ जी, ये कैसी गरीब देवरानी पल्ले बांध दिया आपने देवर जी को। जरा देखो तो, दहेज के नाम पर चलती फिरती फरारी की सवारी आई थी। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो अपने साथ दहेज में भर भर कर सामान लाई थी। मगर जरा देखो तो, मेरी देवरानी तो बस अपने साथ एक भैंस ले आई है। अब सारा दिन इस भैंस के रंबाने की आवाज से हमारे रईस घराने की शांति भंग हो जाएगी। अरे अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है बड़ी बहू, तो रात में अपने कानों में रुई डालकर सोना। इस तरह सास और बड़ी बहू के बीच की नोकझोंक खत्म हो जाती है और सभी अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह दिव्यानी रसोई में जैसे ही दस्तक देती है, उसकी जेठानी हुक्म जताते हुए बोलती है, ओ गॉड देवरानी जी, ये कैसी फुटपाथ पर बिकने वाली सस्ती साड़ी लटका ली है। तुम्हारा ये डार्क कलर तो मेरी आंखों में चुभ रहा है। एनीवे, सभी के लिए नाश्ते में सैंडविच बना देना। वैसे तुम्हें ये बनाना आता तो है ना? पता चले प्याज रोटी के सिवा कभी सैंडविच का स्वाद चखा ही ना हो। आता है जेठानी जी, आप जाकर बैठिए, मैं झटपट से बनाकर लाती हूँ। जेठानी मेज पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद देवरानी सभी को सैंडविच परोसती है। जानवी तो मजे से खाने लगती है, मगर सास का मुंह गुस्सैल गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अरे ओ छोटी बहू, किससे पूछकर इस सैंडविच की बलि चढ़ाई है तूने? भला पहली रसोई में कोई ये सब पकाता है क्या? मगर माँ जी, अरे अब अगर मगर का राग बाद में अलापना मेरी देवरानी। माँ जी, मैंने तो दिव्यानी को पहले ही बताया था, मगर ज्यादा कुछ बनाना ना पड़े इसलिए इसने सिर्फ सैंडविच बनाया। अपनी जेठानी की शातिरपना देखकर गरीब देवरानी हक्की बक्की हो जाती है और फुसफुसाती है, जेठानी जी ने झूठ क्यों बोला? अरे ओ गरीब की बेटी, बड़बड़ा क्या रही है? जाकर रसोई की रीत पूरी कर, और इस बार पहले मीठा बनाना। बेचारी गरीब देवरानी सास और जेठानी के दांव में फंस कर रह जाती है और चुपचाप से सास के कहे अनुसार खाना बनाती है, जिसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। दिव्यानी अपने हाथों के कामों की बेहतरता से सास की नजरों में छा जाती है। अरे वाह छोटी बहू, तेरे आ जाने से रसोई में रौनक लग गई है। देख ले बड़ी बहू, तेरी देवरानी कितना दमदार खाना बनाती है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छोटी बहू, जरा अपनी जेठानी को भी अपने जैसे जायकेदार खाना बनाना सिखा दे। हाँ दिव्यानी, मैं भी माँ की बात से सहमत हूँ। देवरानी मुस्कुराती है और बोलती है, जी जरूर जेठ जी। देवरानी की तारीफ सुनकर जलोकंडी जेठानी जल भुनकर मन गढ़ंत बातें बनाते हुए बोलती है, मानना पड़ेगा मेरी देवरानी, तुम तो सचमुच में मीठी छुरी हो। आखिर तुमने अपनी जेठानी से शर्त जीत ली। अरे कैसी शर्त बड़ी बहू? पता नहीं इस बार जेठानी जी के मन में कौन सा ख्याली पुलाव पक रहा है। वो माँ जी, मेरी देवरानी ने मुझसे बेट लगाया था कि सभी को अपने हाथों के स्वाद से बस में कर लेंगी। आज वो पूरा हो गया। ये सुनकर सास बेचारी गरीब देवरानी पर चढ़ बैठती है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। गरीब घर की जानकर तुझे लेकर आए थे। थोड़ा अच्छा खाना क्या बना लिया तूने, तो खुद को सारा बानो ही समझ लिया। बड़ी आई बस में करने वाली दिव्यानी की नानी। मगर माँ जी, अरे मगर को मारो गोली देवरानी जी। इस तरह एक बार फिर बेचारी देवरानी जेठानी के झूठ और सास के ताने के बीच फंस कर रह जाती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ बढ़ती है सास और जेठानी की उलझनें, जिसे देखकर देवरानी बोलती है, बस अगर मैं ऐसे ही चुपचाप सहती रही तो मेरी सासू माँ और जेठानी जी का जुल्म बढ़ता जाएगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी जलोकी जेठानी की साजिश भरी करतूतें सासू माँ के सामने लाना होगा। इसलिए अब मुझे जेठानी जी के तरीके में ही जवाब देना होगा। ऐसे ही एक दिन सास बोलती है,
अरे छोटी बहू, जरा मेरी बनारसी साड़ी धो दे तो, और जरा संभल कर धोना। कल मुझे ये साड़ी पहनकर जाना है, इसीलिए आज ही धोकर इस्त्री कर देना। जी जरूर, आपका हुक्म सर आंखों पर सासू माँ। देवरानी के दिमाग में खुराफाती खटर पटर शुरू हो जाती है और वो जेठानी के कमरे में आकर कहती है, जेठानी जी, वो क्या है ना, मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, कपड़े धोने जा रही हूँ। आपका भी कुछ धोना है क्या? जेठानी मौके का पूरा फायदा उठाकर दराज में से सभी साड़ी निकालकर देवरानी के हाथों में थमाकर ताने देते हुए बोलती है, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया देवरानी जी। चलो अच्छा है, ऐसे ही अपनी जेठानी की जी हुजूरी करती रहो। जी जेठानी जी। देवरानी सास की साड़ी छिटक कर जेठानी की सभी साड़ी धो देती है। अगले दिन, बहू, अरे ओ देवयानी बहू। जी माँ जी, बुलाया? हाँ, जल्दी से मेरी बनारसी साड़ी ले आ। मगर माँ जी, वो तो धुली ही नहीं। वो कल सारा दिन सारा शाम तो जेठानी जी की साड़ियाँ धोने में ही समय बीत गया, और जैसे ही मैं आखिर में आपकी साड़ी धोने बैठी तो जेठानी जी ने आग बबूला होकर बोला। क्या बोला उसने? कोई जरूरत नहीं इस खूसट बुढ़िया की साड़ी धोने की। उम्र का दायरा बढ़ता जा रहा है, मगर सायरा बानो बनने की आदत नहीं बदलती, ऐसा कहा जेठानी जी ने। सास का पारा फूट पड़ता है और वो बड़ी बुलाहट के साथ जेठानी को बुलाती है। अरे ओ मेरी शहरी बहू, जरा सामने तो आ। आज मैंने तुझे सीधा ना किया तो मैं भी शारदा नहीं। क्या हुआ सासू माँ? घनघोर घटा की तरह क्यों गरज रही है? क्यूरी लाडो रानी, कहाँ जाना था चिकनी चमेली बनकर, जो एक ही दिन सारी साड़ी धुलवाई। माँ जी, ये गोल गोल बातें मत घुमाइए, साफ शब्दों में कहिए। अब भोली बनकर कोई फायदा नहीं जेठानी जी। आपका कच्चा चिट्ठा माँ जी के सामने है। आपने तो कल मुझे सासू माँ को लेकर माई सेल्फ सुनाया था, अब माँ जी जान चुकी हैं। अरे ओ मेरी देवरानी, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, जो झूठ मूठ की मनगढ़ंत बातें बना रही हो? दिमाग तो तेरा हिल गया है, नाश पीटी। अब सास के सामने भेद खुल गया तो बेचारी अपनी शरीफ देवरानी के सर पर दोष मढ़ती है। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज से अगले 1 महीने तक तुझे अकेली ही जेठानी जिम्मेदारी निभानी होगी, और अगर तूने ऐसा ना किया तो ये मेरा हुक्म है कि तुझे तेरी देवरानी बाहर का दरवाजा दिखाएगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी गरीब देवरानी इतना दमदार दांव खेलती है। मैं तो इसे चूहिया समझती थी, मगर ये तो चंट निकली। जेठानी जुबान में फुसफुसा ही रही थी कि सास वहां से चली जाती है और इस तरह से जेठानी अपने ही फट्टे में फंस कर रह जाती है। और आखिरी में देवरानी बोलती है, कैसा लगा देवरानी का धमाका? जेठानी जी, आइंदा अपनी देवरानी पर दाव चलाने की भूल मत करना। जेठानी बेचारी करती भी तो क्या सिवाय कुड़कुड़ाने के, मगर इस बात से उसे एक बात का सबक तो समझ आ गया था कि शेर पर भी सवा शेर होता है। शोभेपुर गांव में रहने वाली गिरधारी के घर में बड़ी धूमधाम थी, क्योंकि उसके घर नई बहू जो आई थी। तभी जानकी देवी अपनी बड़ी बहू जमुना से कहती है, अरे जमुना बहू, जरा सुन तो। जी माँ जी। जा, ये जोड़ा अपनी देवरानी को दे आ। गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली होगी। देख, सांझ ढल गई है। जमुना वो जोड़ा लेकर अपनी देवरानी के पास आकर बोलती है, ललिता, ये लो, जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाओ। ससुराल वालों को ललिता की लालची स्वभाव की जरा भी भनक नहीं थी। जोड़े को देखते ही ललिता बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, क्या मुझे अपने मुंह दिखाए के दिन ये फीका सा जोड़ा पहनना है? मैंने तो सोचा था कि मुझे कोई महंगा सा लहंगा पहनने को मिलेगा, मगर ललिता, ये जोड़ा भी तुम पर बहुत जचेगा। ललिता तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहां सभी औरतें बारी बारी से उसकी मुंह दिखाई करती है और उपहार देती हैं। जहां उसकी सास उसे मुंह दिखाई में सोने का झुमका देती है, वहीं उसकी जेठानी उसे सुंदर सी साड़ी देती है। ललिता बहुत खुश थी। अरे वाह ललिता, तेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी मुंह दिखाई में इतना कुछ मिलेगा। इतनी सारी साड़ी मिली है कि साल भर की छुट्टी हो गई, और सासू माँ ने तो सोने का झुमका दिया है। कितनी चमक है,
जरूर 24 कैरेट का होगा। इतने बड़े घर की बहू बनकर मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। ललिता उन खुशियों में खो सी गई थी। तभी उसकी ननद अंदर आती है। अरे वाह भाभी, खुशी के मारे आपका चेहरा तो गुलाब के जैसा खिल उठा है। हाँ, वो इतना सब कुछ मिल गया है कि संभाले नहीं संभल रहा। अच्छा जरा बताओ तो, ये झुमका मेरे कानों में कैसा लग रहा है? अरे भाभी, आपकी आंखें तो इस झुमके से ही झिलमिला उठी है। तो उन्हें माँ ने मुंह दिखाए में सोने के कंगन दिए थे। जेठानी को मिले कंगन की बात सुनकर देवरानी के मन में लालच ललक पड़ता है और अगले दिन वो जेठानी के हाथों में वही कंगन देखकर ललिता की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह जेठानी जी, ये सोने के कंगन तो बड़े ही सुंदर हैं। काश कि मेरी कलाइयों में भी ऐसे कंगन होते, मगर ललिता की ऐसी किस्मत। मेरी कलाई तो बस कांच और लाख की चूड़ियों के लिए बनी है। जमुना बहुत ही सीधी थी, इसलिए वो ललिता की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपने कंगन दे देती है। अरे ये क्या जेठानी जी, आपने तो अपने कंगन मुझे दे दिए। अब आपने इतने प्यार से अपनी देवरानी को दिए हैं तो ललिता लौटा भी तो नहीं सकती। इस तरह ललिता अपने लालच को साधने के लिए अपनी बातों के बाढ़ से जेठानी को बलि का बकरा बना देती है। समय बीतता जाता है मगर ललिता के मन में बसा लालच घटता नहीं है। वो अक्सर अपनी जेठानी के कपड़े लेती और जेवरों पर आंखें जमाए रहती थी और मौका देखते ही उसे मांग लेती थी। मगर जमुना रिश्ते का लिहाज करते हुए अपनी लालची देवरानी को कभी कुछ नहीं बोल पाती थी। कुछ समय बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। क्या सचमुच? आनंद, मनोहर, अरे कहाँ हो सब? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों भोर सवेर चिल्ला रही हो? हाँ माँ, बात क्या है? अरे इस घर में एक साथ 2 किलकारियां गूंजने वाली है। मनोहर, आनंद, तुम दोनों पिता बनने वाले हो। मैं दादी और आप दादा। अरे वाह, इतना शुभ संदेश सुनकर दिल तो खुश हो गया है। ऐसे ही समय बीतता है। गुजरते समय के साथ दोनों देवरानी जेठानी के गर्भावस्था के महीने बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ गोद भराई की खरीदारी की तैयारी शुरू हो जाती है। जमुना बहू, ललिता बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी बुलाया। अरे वाह माँ जी, ये पिंक कलर का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। आपको मेरी पसंद पता था, लाइए मेरा वाला लहंगा दे दीजिए। अरे ललिता बहू, ये लहंगा बड़ी बहू के लिए है, तेरे लिए ये नीले रंग का लहंगा है। ये सुनकर लालची देवरानी झगड़ालू लहजे में बोलती है। ये क्या माँ जी, आपको तो बस जेठानी जी की खुशियों का ख्याल रहता है। मुझे ब्लू कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे ये पिंक लहंगा चाहिए क्योंकि इसका ब्लाउज बिल्कुल मेरे मतलब का है। और फिर जेठानी जी तो ओल्ड फैशन है, वो नीला पहने या पीला क्या फर्क पड़ता है। ललिता बहू, ये क्या तहसीब है अपने जेठानी के हक में बोलने का? जमुना औहदे और उम्र में तुझसे बड़ी है। जाने दीजिए माँ जी। ललिता, तुम्हें ये लहंगा चाहिए ना, ये तुम रख लो। इस तरह एक बार फिर ललिता का लालच पूरा हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ देवरानी का लालचीपना परवान चढ़ने लगता है। पहले तो अपने लालच को मीठी छुरी बनाकर पूरा करती थी, मगर धीरे धीरे उसके अंदर लालच उसे लड़ाकू बना देता है। गुजरते दिन के साथ दोनों देवरानी जेठानी गर्भावस्था के अंतिम महीने में कदम रखती हैं। घर के सभी पुरुष गोद भराई के जश्न के लिए घर का कोना कोना सजा रहे थे। सब सही चल रहा था, तभी ललिता सभी के बीच अपने लालच को लापटकती है। माँ जी, कल गोद भराई है, आप मुझे और जेठानी जी को उपहार में क्या देने वाली है? क्यों ललिता बहू, तुझसे कल तक का सब्र नहीं हो रहा क्या? ठीक है, देख ये खानदानी हार मैं कल गोद भराई में तेरी जेठानी को भेंट में दे रही हूँ। और मुझे, तुझे ये चांदी के पायल। ललिता जिससे आग बबूला होकर फुसफुसाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं माँ जी मुझ में और जेठानी जी में इतना भेदभाव क्यों करती है। क्या हुआ ललिता, क्यों कुड़कुड़ा रही हो? ऐसे हालात में तुम्हें खुश रहना चाहिए। अरे कैसे रहूं मैं खुश? जेठानी जी और माँ जी ने मिलकर मेरा खून चूस रखा है। एक तरफ तो माँ जी जेठानी जी के ऊपर जान छिड़कती है और वही मुझ देवरानी के साथ दोहरा बर्ताव करती है। कल गोद भराई में जेठानी जी को उपहार में हार मिलेगा और मुझे चांदी का पायल। ललिता, माँ जो भी करती है सब कुछ सोच समझ कर करती है और भाभी इस घर की बड़ी बहू है।
इसलिए जो जितना है उसमें खुश रहना सीखो। इस तरह आनंद के आगे भी लालची देवरानी की दाल नहीं गलती है और वो खुद में फुसफुसा कर सो जाती है। ऐसा आदर्शवादी पति मेरे ही पल्ले पड़ना था, जहाँ देखो मुझे ही ज्ञान की पट्टी पढ़ाता है। अगली सुबह पूरे घर में गोद भराई की चहल पहल थी। देखते ही देखते शाम ढल गई और देवरानी जेठानी के गोद भराई का जश्न शुरू हो गया। सभी लोग उन्हें आशीर्वाद और उपहार दे रहे थे, मगर लालची ललिता की नजरें तो अभी भी खानदानी सोने के हार पर गड़ी थी। दूधो नहाओ पूतो फलो मेरी बहुओ, ये लो बड़ी बहू तेरी गोद भराई का भेंट। शुक्रिया माँ जी। छोटी बहू पाँव आगे बढ़ा, पायल पहना दूं। ललिता गुस्से से झुंझलाकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर कहती है, रहने दीजिए माँ जी, ये पायल भी जेठानी जी के पैरों में पहना दीजिए। जानकी ललिता की बात को नजरअंदाज कर देती है। इस तरह गोद भराई का अवसर खुशी में बीत जाता है। जेठानी उस हार को दराज पर रख देती है। ससुराल के सभी सदस्य आने वाले नए मेहमान की खुशियों में खोए थे, मगर ललिता के खुराफाती दिमाग में कुछ अलग ही पक रहा था और लालची देवरानी आधी रात दबे पांव जेठानी के कमरे में हार चुराने के नियत से घुस आती है। तभी सारी बत्तियां जल उठती हैं और सभी वहां आ जाते हैं। ये लो ललिता, तुम शायद ये हार ढूंढ रही थी। मैं जानती थी तुम यहाँ आओगी, इसलिए मैंने ये सोने का हार सिरहाने रखा था। क्यों री ललिता बहू, अपने ही जेठानी के कमरे में चोरी करने में तेरे हाथ नहीं कांपे? आप सभी ने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा था क्या? हाँ माँ जी। बस करो ललिता, अरे ये हार भाभी के भाग्य का था, समझी? लालच की बुरी ललक ने तुम्हें चोर बना दिया है। होश में आओ ललिता, होश में आओ। ललिता, मैंने तो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया था, फिर चोरी क्यों? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं लालच में आकर अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह आखिर में लालच ने ललिता को चोरी के कटघरे में ला खड़ा किया था। जहां वो ससुराल वालों के सवालों से घिरी हुई थी, उस पल शब्दों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। कड़वा कथन है, मगर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिल पाता। इसलिए लालच की बुरी लत में फंसने से बचें, क्योंकि ये रिश्ते और भरोसे दोनों को ही डुबाती है। आनंद ने अपने गांव के मुखिया से ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसके चलते आनंद खुशी से अपनी धान की खेती के लिए बीज और खाद लेकर आता है और अपने खेत में खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी धान की खेती पूरी मेहनत के साथ करूंगा ताकि मुझे अच्छा मुनाफा हो। एक तरफ आनंद पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ उसके घर में खाने का एक दाना नहीं होता। जब वो मेहनत करके वापस अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी आनंदा उससे कहती है, अजी घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। मुन्ना को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया है, लेकिन हमारा क्या? हम लोग क्या खाएंगे? भैया, खाना खाए बिना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं कैसी औलाद मिली है मुझे, जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती। अरे चिंता काहे करते हो तुम सब? मैंने सारा पैसा खर्च नहीं किया है, कुछ पैसा बचा लिया है। उन पैसों से मैं अभी राशन खरीद कर लाता हूँ। आनंद ये कहकर राशन खरीदने के लिए राशन की दुकान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो राशन खरीदता है और राशन लाकर अपनी पत्नी आनंदा को दे देता है। अरे ये लो, अब तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। आनंदा फौरन खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आनंद सबसे पहले अपनी खेती पर जाता है और खेती बाड़ी करने लगता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में आनंद खूब मेहनत करके अपनी धान की खेती को अच्छे से उगा देता है। एक दिन वो अपनी धान की खेती देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। धान की खेती पूरे गांव में मेरी ही सबसे अच्छी उगी है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रात के समय वो अपने घर चला जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह अपने धान की खेती की छटाई करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उसकी धान की खेती में रात भर में कीड़े लग जाते हैं, जिसके चलते पूरी धान की खेती खराब हो जाती है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत करके धान की खेती उगाई थी, सारी धान की खेती इन कीड़ों के चलते बर्बाद हो गई। अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा?
तभी वहां पर आनंदा, पार्वती और कौशल्या भी पहुंच जाती हैं। जितनी उनके चेहरे पर खुशी थी उतनी ही खेती देखकर उनके चेहरे पर मायूसी आ जाती है। हे भगवान, हमारी खेती को क्या हो गया? खेती कैसे बर्बाद हो सकती है? सारी मेहनत और पैसा मिट्टी में मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? भैया, आप अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आनंदा खेती की हालत देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है, लेकिन वो अपने पति आनंद को संभालने की कोशिश भी करती है। अजी देखिए, इसमें रोने की क्या बात है? अपने आप को संभालिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और जो खेती अभी बची है उसे खेतों से निकाल लीजिए। आनंदा की बात सुनकर आनंद खेती में से बची हुई धान की खेती निकाल लेता है, जिसके बाद वो बचे हुए सारे धान अपने घर पर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया भी आनंद के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो सही समय पर मुझे मिल गए। लाओ, अब मेरे ब्याज का पैसा मुझे दे दो। आनंद मुखिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। तेरे पास केवल 2 से 3 दिन की मोहलत है। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आनंद बहुत ज्यादा डर जाता है। मुखिया के जाने के बाद आनंद परेशानी में सोचता हुआ चलने लगता है। चलते चलते वो एक पेड़ के पास जाकर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। अरे बेटा, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे जरा खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आनंद को उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद उस पर तरस आ जाती है, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए कच्चे चावल दे देता है। जो मेरे पास है मैंने आपको दे दिया, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। धान लेने के बाद बूढ़ा आदमी उस धान को एक मशीन में डाल देता है, जिसके बाद उस मशीन में से कच्चे चावल से अपने आप ही चिकन बिरयानी बनकर बाहर निकलती है। ये सब देखकर आनंद हैरान रह जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मशीन में कच्चे चावल डालने से उसके अंदर से चिकन बिरयानी कैसे निकल सकती है? दरअसल ये एक जादुई चिकन बिरयानी बनाने की मशीन है। ये कई सालों से मेरे पास है। क्या कहा? जादुई मशीन? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई मशीन होती है। चलो, जो भी है अच्छी बात है। अब आप चिकन बिरयानी खाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। उसको जाता हुआ देख बूढ़ा आदमी उससे कहता है, जरा ठहर जाओ, मैं जानता हूँ आज के जमाने में कोई भी किसी की मदद बिना लालच में नहीं करता, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अब उम्र हो गई, इस मशीन का अब मैं क्या करूँगा? एक काम करो बेटा, इस मशीन को तुम अपने साथ ले जाओ। क्या सच में मैं अपने साथ अपने घर लेकर जा सकता हूँ इसे? मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक भेंट है बेटा। आनंद चिकन बिरयानी की जादुई मशीन को अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उसके अंदर कच्चे चावल डालता है और उसके बाद वो मशीन चलने लगती है। तभी मशीन के अंदर से चिकन बिरयानी निकलने लगती है। ये देखकर आनंदा और आनंद दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक चिकन बिरयानी की जादुई मशीन है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चिकन बिरयानी देखते ही आनंदा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आनंद से कहती है, क्यों ना हम इस जादुई चिकन बिरयानी की मशीन की मदद से खुद का ढाबा खोलें। अगर हम चिकन बिरयानी बेचना शुरू करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। अगले दिन से दोनों अपनी चिकन बिरयानी बनाने वाली जादुई मशीन को रख लेते हैं और उसके अंदर कच्चे चावल डालते हैं। जिसके बाद जैसे ही आनंद उसके अंदर कच्चे चावल डालता है, उसके अंदर से चिकन बिरयानी की प्लेट तैयार होकर बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद वो चिकन बिरयानी अपने कस्टमर्स को देने लगते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और तुम्हारी चिकन बिरयानी की। जरा एक प्लेट चिकन बिरयानी तो लगा दो। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चिकन बिरयानी अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर आनंद भूपेश को चिकन बिरयानी देता है। जिसके बाद चिकन बिरयानी खाकर भूपेश बहुत खुश होता है और आनंद को पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के कई सारे लोगों की वहां लाइन लग जाती है। देखा, भगवान अगर हमारा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। अब हमें मुखिया का पैसा देने में दिक्कत नहीं होगी। दोनों पति पत्नी मिलकर चिकन बिरयानी का काम करते रहते हैं, जिसके बाद उनकी शाम तक बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वो उन पैसों से सबसे पहले मुखिया का ब्याज देते हैं। अरे ये लो मुखिया जी, आपका ब्याज, और आपके पैसे भी मैं कुछ ही समय में लौटा दूंगा आपको। मुखिया पैसे ले लेता है, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आता है,
आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया जिसके चलते इसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। मुखिया अपने आदमी को भेजकर पता लगवाता है, जिसके बाद उसका आदमी आकर उससे कहता है, अरे मुखिया जी, आनंद के पास एक चिकन बिरयानी बनाने की मशीन है। ये जो मशीन है, ये जादुई मशीन है जिसके चलते वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। जरा मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी चिकन बिरयानी बना रहा है वो। मुखिया आनंद के ढाबे पर पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे जरा मुझे भी तो खिला अपने ढाबे की चिकन बिरयानी। मैं भी तो खाकर देखूं आखिर कैसी चिकन बिरयानी बनाती है तेरी मशीन। आनंद तभी चिकन बिरयानी की मशीन के अंदर कच्चे चावल डालता है, जिसके बाद उसकी चिकन बिरयानी बनाने की जादुई मशीन के अंदर से अपने आप चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। ये सब देखकर मुखिया बहुत हैरान रह जाता है। यही नहीं, जो भी चिकन बिरयानी खाया करता था उसका स्वभाव अपने आप ही बदल जाता था। जैसे ही मुखिया चिकन बिरयानी खाता है उसका स्वभाव भी बदल जाता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से आनंद मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये कहानी है बदरपुर गांव में रहने वाली दो बेसहारा बहनों छवि और बिंदिया की, जिनके माता पिता बड़े जमींदारों के खेतों में बनिहारी करके अपनी बेटियों का भरण पोषण कर रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ कुछ खास कमाई नहीं आती थी, मगर सीमित संसाधनों में भी उनके चेहरे पर गरीबी की गहरी शिकंज के बजाय खुशी की झिलमिलाहट झलकती थी। मगर फिर एक रोज कुदरत के कहर ने उनके घर को इस कदर घेरा कि उनके माता पिता मुड़कर वापस नहीं लौटे। इस पर 6 साल की छवि रोते हुए बोल पड़ी, बिंदिया दीदी, 2 दिन बीत गए, माँ पिताजी अब तक घर क्यों नहीं आए? माँ पिताजी हमसे बहुत दूर जा चुके हैं छोटी, मगर तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुम्हारी बिंदिया दीदी तुम्हारा सहारा बनेगी। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। छवि के चेहरे पर छिटकी भूख की ललक को देखकर बिंदिया बर्तनों को टटोलने लगती है, जिसमें 2 दिन की खराब बासी रोटी रखी हुई थी। छवि, सिर्फ यही एक रोटी है, लो इसे खा लो, कल तुम्हारी दीदी तुम्हें अच्छा खाना खिलाएगी। छवि उस खराब रोटी को काट काट कर खाने लगती है। ये कहावत तो आप सभी ने सुना होगा कि भूख में तो सब कुछ अमृत का स्वाद देती है, और फिर गरीब का जीवन तो होता ही ऐसा है। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी से भी पेट भरना पड़ता है। अगली सुबह, आज तो बनाने के लिए एक भी दाना नहीं, अब बिना काम किए घर का चूल्हा जलाना मुमकिन नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इतना बोलकर 10 साल की बिंदिया काम की खोज में निकल पड़ती है, मगर उसे कोई काम नहीं देता। ऐसे में बहती हुई बर्फीली बयार हवाओं में घुल मिलकर सर्दी का संदेश सुना रही थी। हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, बगैर काम के कहां से आएंगे पैसे। एकाएक बिंदिया की नजर सड़कों पर पड़ी खाली बोतल पर पड़ती है। बिंदिया उन्हें दिन भर बटोरने के बाद अब्दुल कबाड़ी वाले के दुकान पर बेच देती है। अब्दुल नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने बिंदिया के मेहनत से बढ़कर दाम दिया। ये लो बेटी, 50 रुपए। शुक्रिया चाचा। बिंदिया उस पैसे से आटा दाल खरीद कर घर आकर अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे जल्दी ही छवि को स्कूल में दाखिला दिलाना होगा, मगर दिन भर प्लास्टिक की बोतलें बीनकर भी बात नहीं बन पा रही। मुझे घर खर्च को घटाना पड़ेगा ताकि अपनी बहन के बस्ते, कॉपी, किताब, वर्दी के पैसे जोड़ सकूं। इस तरह बिंदिया हर दिन के साथ अपनी मेहनत को बढ़ाती गई और अपनी छोटी बहन को स्कूल में दाखिला दिलाया। गुजरते वक्त के साथ उसे एक कपड़ों के कारखानों में काम मिल गया, जिसका मालिक था अजीत। दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के बदलते मंजर के साथ साल में बदल गए थे और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। बिंदिया 20 बरस की हो चुकी थी। उसका सादगी भरा चेहरा उसे और सुंदर बनाता था। उसकी छोटी बहन भी 16 साल की हो चुकी थी। देखो दीदी, आपकी छोटी ने पूरे गांव में मैट्रिक में टॉप किया है। अरे वाह छोटी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बस तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ ताकि तुझे बड़ा पद मिले, क्योंकि जितना तेरा पद बढ़ेगा उतना ही तेरी इस बहन का कद बढ़ेगा। ऐसे ही गुजरते पलों के साथ 5 साल और बीत जाते हैं, जिसके साथ छवि की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, जिसके साथ गांव में दोनों बहनों के ब्याह को लेकर तरह तरह की बातें बनने लगती है। तभी एक रोज बिंदिया को बाजार की ओर बढ़ता देखकर ओमवती बोलती है, अरे ओ बिंदिया, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है, मटक मटक कर। कुछ नहीं ओमवती काकी,
बस कुछ साग सब्जी खरीदारी करने जा रही हूँ। हाँ, बाजार तो बस एक बहाना है ओमवती चाची। जरूर रात के अंधियारे में मुंह काला करने जा रही होगी ये बेशरम बिंदिया। रमैया के तीखे तानों से बिंदिया का टूटा हुआ मन तर तर हो जाता है और वो बोलती है, मेरे बेदाग दामन पर ऐसे दोष ना लगाओ चाची। आसमान और धरती इस बात की गवाही है कि बिंदिया बेदाग है। अरे चुप कर करमजली, भगवान की झूठी कसम खाती है। कल मुही खुद तो 25 का पड़ाव पार कर चुकी है, फिर भी कुंवारी बैठी है। साथ में अपनी छोटी बहन को भी मायके में बिठा रखा है। अरे लानत है तुझ जैसी बड़ी बहन पर, जो अपनी बहन का घर भी ना बसा सकी। ओमवती चाची, मुझे तो लगता है इसके जैसे इसकी छोटी बहन भी बदरपुर के गांव की बुढ़िया हो जाएगी। अरे कमबख्त जानती नहीं क्या, जवान लड़की पत्थर की बनी सील के जैसी होती है, जिसे बेसहारा जानकर दुनिया के दरिंदे हर मोड़ पर अपना मतलब साधने की तान लगाए बैठे हुए हैं। इसीलिए समय रहते अपनी बहन का घर बसा दे। गांव की औरतों की बातें सुनकर बिंदिया सोचते हुए घर चली आती है। भले ही चाची और काकी जुबान से जरा कड़वी है, मगर खरी बात कही है उन्होंने। मुझे अपनी छोटी बहन छवि का घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही बिंदिया अपनी छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ते तलाशने लगती है और अगली सुबह कारखाने के मालिक अजीत से कहती है, अजीत जी, आज से मैं कारखाने में ओवरटाइम काम करूंगी। मगर आप तो पहले ही 2 कारीगरों का काम अकेले करती हैं, फिर यूं अचानक ओवरटाइम? आप तो जानते हैं कि बचपन में ही माँ बाबूजी का साया सर से छीन गया था और इस गरीब बहन के कंधों पर कच्ची उम्र में छोटी बहन के पालन पोषण का बोझ पड़ गया। हाँ, पिताजी ने मुझे बताया था। मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है। वक्त कैसे हाथों से फिसल गया पता ही नहीं चला। उसकी शादी के लिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं ओवरटाइम करूंगी। अजीत मन ही मन बिंदिया को बेतहाशा चाहता था, मगर कभी बिंदिया से जता नहीं सका। कुछ दिन और बीत गए। बिंदिया देर रात तक अपनी छोटी बहन की शादी के लिए कारखाने में काम करती, मगर दुनिया से ये भी देखा नहीं गया और लोगों में फैली अफवाहों के लपटों को उस रात हवा मिल गई जब अजीत उसे घर छोड़ने आया। अरे छोटी, तू अब तक जाग रही है? सोई नहीं? क्यों मुझे जागा हुआ देखकर नजरें झुक गई मेरी बेशरम बहन? इतने देर रात गुलछर्रे उड़ाकर आती है, तभी तो गांव घर तुम्हें बच्चनन बुलाता है। उसकी छोटी बहन के जुबान से निकले जहरीले बोल से बिंदिया का मन खुला जा रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। तभी अजीत बोल पड़ा, छवि, अपनी गंगा जैसी बहन के बलिदानों के बदले तुम शुक्रगुजार होने के बदले उसके चरित्र को गाली दे रही हो। अजीत छवि को सब कुछ बताता है। ये मैंने क्या बोल दिया दीदी? मुझे माफ कर दो। गांव की बुरी बातों ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। काश कि ये सब बोलने से पहले मेरी जुबान कट जाती। दोष तेरा नहीं है छोटी, दोष बुरे हालातों का है। बस बहुत जल्द तेरे हाथ पीले करने के लिए पैसे जुट जाएंगे। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उस गरीब अनाथ बहन की छोटी बहन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। आज तेरी विदाई के साथ तेरी बड़ी बहन की जिम्मेदारी पूरी हुई छोटी। भगवान तेरे नए घर संसार को आबाद रखे। अपना ख्याल रखना जीजी। छोटी बहन की शादी के बाद बिंदिया बहुत अकेली हो जाती है। उसके अंधेरे जीवन का इकलौता सहारा अजीत ही था। बिंदिया को उसका साथ भाने लगा था, मगर दोनों को लेकर गांव के लोगों में कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई थी। क्यूरी करमजली, लाचार बहन बनकर क्या लंबा हाथ मारा है तूने। फंसा ही लिया ना उस कारखाने के मालिक को अपनी जवानी के जाल में। इतना सब सुनकर बिंदिया भागती हुई अजीत के पास आती है। अजीत जी, अब मैं इस कारखाने में काम नहीं कर सकती। मगर क्यों? बात क्या है? बिंदिया अजीत को सारा वाकया बताती है, जिसे जानकर अजीत हिम्मत से भरकर बोलता है, बिंदिया, देखो, मैं तुम्हारे दामन पर लगे झूठे दागों को मिटा देना चाहता हूँ। देखो, दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर कभी भी अपने जज्बातों को मैं जता नहीं सका। देखो, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बिंदिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बिंदिया की आंखों में खुशियों की छटा झिलमिला उठती है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। मगर बिंदिया जैसी कितनी ही लड़कियों का जीवन आज भी जमाने के बेबुनियाद बातों के कारण बदनामी का शिकार हो रहा है।